नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए फर्स्ट ईयर में जियोग्राफी के अंतर्गत हमारा डिस्कशन चल रहा था फिजिकल जियोग्राफी पर, भौतिक भूगोल पर, जिसमें एक और नया सेशन में आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं जिसका नाम है नव तारा परिकल्पना। अर्थात ये कि सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी विद्वानों ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं उनमें से एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत है नव तारा परिकल्पना, जिसे नोवा स्टार हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन और डिटेल में इसको समझने का प्रयास करते हैं। नए छात्र हैं तो आपके लिए जानना आवश्यक होगा कि बीए फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर से संबंधित जितने भी आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो सारे सब्जेक्ट जो है हमारे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। नोट्स के साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी सब्जेक्ट आप पूरे विस्तार से पढ़ सकते हैं। बस करना क्या है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट इस तरह से नंबर ऑफ लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। इस सब के अलावा यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको YouTube का अन्य प्लेटफॉर्म है प्रज्ञान हिंदी के नाम से, उसे भी विजिट करना चाहिए। यहां पर भी क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी है, नोट्स लेक्चर सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ में यहां पर क्लासेस प्रारंभ कर दी गई है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। आइए अब सेशन को शुरू करते हैं। ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग क्लासेस चल रही है और आज हम चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पनाओं के अंतर्गत जो हम एक नव तारा परिकल्पना लेकर के आए हैं। इसी से संबंधित एक कल वाला सेशन भी हुआ था। तो कुल मिलाकर के फर्स्ट यूनिट का ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है। कल वाले टॉपिक के साथ ही फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरे 5 यूनिट तक का पूरा सिलेबस है आप लोगों का, है ना। एक बार अच्छे से इसको देख लीजिएगा, रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। चलिए तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं ये हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में। तो सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत दिए गए हैं उनमें से एक अन्य सिद्धांत है नव तारा परिकल्पना, और जो आज हम टेबल ऑफ कंटेंट के माध्यम से व्याख्या और नव तारा परिकल्पना क्या है और इसके गुण दोष, इन पर हम चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर के इन 3 बिंदुओं के माध्यम से आज का सेशन हम कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर, एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं, स्टोरी वाइज समझेंगे। बहुत शॉर्ट सेशन होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार आपसे एग्जाम में ये वाला सिद्धांत पूछ लिया जाता है, इसलिए जितने भी सिद्धांत यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं सौरमंडल या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंध में, वो सारे आपको याद होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में हम क्या लिख सकते हैं इसके अंतर्गत। तो याद रखिएगा मैं कुछ थ्योरेटिकल रूप में कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दैट मींस ये कि व्याख्या में कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर व्याख्या में क्या लिखें, है ना। अगर हमें टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है तो व्याख्या में लिखेगा। तो व्याख्या में जो है ना, उस जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उससे संबंध में कुछ कंटेंट होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, एक सामान्य सी जानकारी उस टॉपिक की होती है। जैसे कि क्या लिखा गया है, देखिए कि यह सर्वविदित है कि, या सर्वविदित था कि ग्रहों की रचना सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, निकेल, लोहा, कैल्शियम जैसे भारी पदार्थों से हुई है। ध्यान रखिएगा इस व्याख्या का संबंध प्रत्यक्ष रूप से हमारे आज के टॉपिक से संबंधित है, नव तारा परिकल्पना से प्रत्यक्ष रूप से कनेक्टेड है ना। तो क्या कहा गया कि ये सभी जानते थे कि जो ग्रहों की रचना हुई है उस रचना में सिलिका, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, निकेल, लोहा या कैल्शियम जैसे भारी पदार्थों की मौजूदगी पाई गई है। इन भारी तत्वों का जो योग जो होता है ना ग्रहों की रचना में 98% से भी अधिक होता है। मतलब कि जो जिन भारी तत्वों की हम बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, निकेल, लोहा जैसे भारी तत्व है, इनकी मात्रा ग्रहों की रचना में 98% से भी ज्यादा है। लेकिन तारों में इन भारी तत्वों के अलावा कुछ हल्के तत्व भी पाए गए हैं। इन भारी तत्वों के अलावा कुछ हल्के तत्व भी पाए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन जैसे तत्व। ठीक है, हाइड्रोजन जैसे तत्व की प्रधानता भी हमें देखने को मिली है। तो प्रश्न यह उठता है कि अंतरिक्ष में भारी तत्व कहां से आए। समझिएगा क्या प्रश्न है कि भाई ठीक है कि ये भारी तत्व जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये भारी तत्व अंतरिक्ष में कहां से आए। तो इसी को इस सिद्धांत के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। भारी तत्व कहां से आए, तो इसी बात का स्पष्टीकरण यहां पर प्रोफेसर होयल और लिटिल लटन साहब ने दिया है अपनी नव तारा परिकल्पना के रूप में। ठीक है, प्रोफेसर होयल और लिटिल लटन साहब जो है ये दोनों ने थोड़े से चेंज करके, है ना, अपनी अपनी परिभाषा दी, अपने अपने सिद्धांत दिए हैं।
तो दोनों के द्वारा दिए गए सिद्धांत को हम भली प्रकार से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं नवतारा परिकल्पना को। और ये जो है होयल साहब के अनुसार, होयल साहब ने क्या कहा है, उससे ही पहले हम इस नवतारा परिकल्पना को थोड़ा स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। सुनिए, थ्योरेटिकल पार्ट पर थोड़ा फोकस कीजिएगा, खाली आपको सुनने का कार्य है, नोट डाउन कुछ भी नहीं करना है। यदि आप करना ही चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, तो लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ये पीडीएफ डाउनलोड करना, और उसके बाद में आपको जैसा उचित लगे वैसे नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए। तो देखिए, इस परिकल्पना के अनुसार, अर्थात कि नवतारा जो परिकल्पना की हम बात कर रहे हैं, नोवा हाइपोथेसिस की जो हम बात कर रहे हैं, इस हाइपोथेसिस के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार ध्यान सुनिएगा, सौर मंडल की रचना जो है एक अभिनव तारे से हुई है। सौर मंडल की रचना किससे हुई है? एक अभिनव तारे से हुई है, जिसको हम सुपरनोवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अभिनव तारा या सुपरनोवा। तो अभिनव तारा जब विस्फोट हुआ, अभिनव तारे में जब विस्फोट हुआ, तो उसके विस्फोट के कारण ही यहां पर सौर मंडल की रचना हुई है। लेकिन अभी तक के पिछले सिद्धांतों में हमने क्या देखा था कि सूर्य का ब्लास्ट, सूर्य में विस्फोट होने के कारण सौरमंडल की रचना हुई। लेकिन यहां पर होयल साहब ने स्पष्ट किया है कि सूर्य के ब्लास्ट होने से नहीं, बल्कि एक अन्य अभिनव तारा है, उसके ब्लास्ट होने से, उसके विस्फोट होने से सौरमंडल की रचना हुई है। कैसे हुई है ये बात पूरी उन्होंने सिद्धांत में समझाने का प्रयास किया है। तो आइए उस बात को, अर्थात कि उनके इस सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि सौरमंडल की रचना अभिनव तारे के विस्फोट के कारण हुई है, और कोई भी तारा अभिनव तारा तब बनता है जब उसमें हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। समझिएगा ध्यान से। अब कहीं ना कहीं ये सिद्धांत थोड़ा थोड़ा जो है ना, सूर्य के विस्फोट होने से सौरमंडल की ऊर्जा पर, सौरमंडल की रचना पर जिन विद्वानों ने सिद्धांत दिए ना, उनके नजदीक जा रहा है। क्योंकि सूर्य में विस्फोट कब होता है? जब हाइड्रोजन की सूर्य में कमी हो जाती है। हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो जाता है, तो सूर्य का ब्लास्ट होता है, विस्फोट होता है सूर्य में, जिससे ग्रहों की रचना हुई। यहीं पर भी, यहां पर भी, इस परिकल्पना में भी सौरमंडल की उत्पत्ति में सूर्य के स्थान पर किसको रख दिया? अभिनव तारे को रख दिया है। कहा कि अभिनव तारे का जब विस्फोट हुआ तो सौरमंडल की रचना हुई है। अभिनव तारा, वो कोई तारा अभिनव तारा तब बनता है जब उसमें हाइड्रोजन की कमी हो जाती है। बस ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिलेगा इसमें। क्या मिलेगा? देखिए, हाइड्रोजन के जलने से ही भारी तत्व बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना, मुख्य शक्ति का स्रोत होता है, ताप का या शक्ति का मुख्य स्रोत होता है। कौन? हाइड्रोजन। तो यहां पर कहा जा रहा है कि इस अभिनव तारे में जैसे जैसे हाइड्रोजन जलता गया, वैसे वैसे भारी तत्व उत्पन्न होते चले गए अभिनव तारे के अंदर। लेकिन सूर्य जैसे तारे में जितना तापमान होता है ना, उस तापमान पर हाइड्रोजन अगर जलाया जाए तो केवल हीलियम बनती है। इसका मतलब समझिए क्या कहा है यहां पर होयल साहब ने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि अभिनव तारा और सूर्य में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? अभिनव तारे का जो तापमान है ना, वो सूर्य से लाखों गुना ज्यादा है, और सूर्य का तापमान कम है अभिनव तारे की अपेक्षा। तो अभिनव तारे में जब हाइड्रोजन जलती है तो भारी तत्वों का निर्माण होता है, लेकिन जब सूर्य में हाइड्रोजन जलती है तो सिर्फ हीलियम का निर्माण होता है। याद रखिएगा, तो भारी तत्वों की उत्पत्ति हाइड्रोजन के बहुत ऊंचे तापमान पर जलने से होती है, जो कि अभिनव तारे में ही संभव हो सकती है, सूर्य में नहीं। क्लियर है? आगे समझते हैं। अतः किसी तारे में हाइड्रोजन की जब कमी हो जाती है तो उसे शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने आप को सिकुड़ना पड़ता है। जब कोई अभिनव तारा है, अभिनव तारे में हाइड्रोजन जल गया, भारी तत्वों की उत्पत्ति हो गई, तो अब उसमें हाइड्रोजन कम हो चुका है, तो वो क्या करेगा? शक्ति उत्पन्न करने के लिए अपने आप को सिकोड़ लेगा। तो तारे के सिकुड़ने से क्या होगा? केंद्र का तापमान कई लाख गुना बढ़ जाएगा। उस अभिनव तारे के जो केंद्र का जो तापमान होगा ना, वो कई लाख गुना, पहले से कई लाख गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यह तारे की अभिनव अवस्था होती है, यही तारे की अभिनव अवस्था होती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सुनिएगा। अभिनव तारा और सूर्य में डिफरेंस तो आप क्लियर समझ चुके हैं। अभिनव तारे का जो तापमान होता है सूर्य के तापमान से लाखों गुना ज्यादा होता है। अब समझिए, अभिनव तारे में भी जो हाइड्रोजन होती है, वो हाइड्रोजन जैसे जैसे जलती जाती है, तो हाइड्रोजन के उच्च तापमान पर जलने से वहां पर भारी तत्वों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो जैसे ही हाइड्रोजन जल जाएगा तो क्या होगा? वो अपने आप को सिकोड़ लेगा, अपने आप को सिकोड़ता जाएगा। सिकोड़ने से क्या होगा कि उसका केंद्र में जो तापमान है, उस अभिनव तारे के केंद्र का जो तापमान है, वो पहले से भी कई लाख गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब उस किसी तारे का केंद्र का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसी को हम
अभिनव तारा अवस्था कहते हैं, अभिनव अवस्था कहते हैं। ताप बढ़ने से क्या होगा, केंद्र पर, अब भाई ताप में केंद्र में तापमान बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, तो दबाव कहां पड़ेगा, केंद्र पर ही पड़ेगा, उस तारे के केंद्र पर बढ़ेगा। तो केंद्र पर दबाव पड़ने से उसकी जो परिभ्रमण की गति होगी, परिक्रमा करने की जो गति होगी ना, वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दो बातें यहां पर आपको याद रखना है, अभिनव तारे में हाइड्रोजन जलने से क्या होता है, वो सिकुड़ने लगता है, जिससे उसके केंद्र में तापमान लाखों गुना बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ने के साथ ही साथ में केंद्र पर दबाव पड़ने से उसकी परिभ्रमण की गति भी बढ़ने लग जाती है, और परिभ्रमण गति बढ़ जाने से अपकेंद्रीय शक्ति भी बढ़ जाती है। अपकेंद्रीय शक्ति क्या होती है, मैंने कल वाले सेशन में समझाया था आपको। अपकेंद्रीय शक्ति क्या होती है, अपने से दूर फेंकती किसी भी वस्तु को। अगर मैं इस पेन को लेता हूं, इसमें अगर अपकेंद्रीय शक्ति लगा, इसमें एक धागा बांध देते, मान लीजिए आपके एग्जांपल के लिए एक धागा बांधते हैं, उसको चारों तरफ घुमाते हैं, तो क्या होगा, इस पेन की अपकेंद्रीय शक्ति क्या करेगी, उस धागे को, उस धागे में जो वस्तु बंधी होगी उसको इसकी चारों ओर फेंकने का प्रयास करेगी, बाहर की ओर धकेलने का प्रयास करेगी, जैसे धागा बांधकर रख रहा है अपने पास में, ठीक है। तो अपकेंद्रीय शक्ति का मतलब ही होता है जब वह केंद्र से वो शक्ति किसी भी पदार्थ को बाहर फेंकने का प्रयास करती हो, दूर फेंकने का प्रयास करती हो, उसको क्या कहते हैं, हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो परिभ्रमण गति बढ़ जाने से, इस पेन को घुमाएंगे, परिभ्रमण गति बढ़ेगी, तो ये गति बढ़ने से क्या होगा, उसकी अपकेंद्रीय शक्ति भी बढ़ जाएगी, ठीक है, अपकेंद्रीय शक्ति बढ़ेगी। तो अपकेंद्रीय शक्ति जब बढ़ेगी तो उस द्रव्य में, या कहें कि उस तारे में, अभिनव तारे में, जो पहले हाइड्रोजन के जलने से भारी तत्वों का निर्माण हुआ था ना, वो भारी तत्व भी अब बाहर की ओर फेंकने लगेंगे। क्यों, क्योंकि अपकेंद्रीय शक्ति बढ़ चुकी है, उस तारे की तीव्र गति से परिभ्रमण कर रहा है, तो तीव्र गति से परिभ्रमण करेगा तो उसमें जो भारी पदार्थ है वो बाहर की ओर फेंकना प्रारंभ हो जाएंगे। इसके बाद में क्या होगा कि तारे के केंद्र में दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ेगा, दिव्य प्रकाश दिखाई पड़ता, क्योंकि उसके अंदर जो भी थे भारी पदार्थ वो सब बाहर फेंक चुके हैं। तो बाहर फेंकने से अब उस तारे के केंद्र में एक दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, जो हमारे सूर्य से कई गुना ज्यादा होता है, और ऐसे प्रकाश वाले तारे को ही हम नव तारा कहते हैं। उसी प्रकाश वाले तारे को हम नव तारा कहते हैं। नव तारा कौन सा होता है, फिर से रिपीट करवा रहा हूं, जो तारा हाइड्रोजन, जो अभिनव तारा हाइड्रोजन के जल जाने से भारी तत्वों को अपकेंद्रीय बल के कारण बाहर फेंक देता है और फिर एक नए तारे के रूप में उभरता है, एक नई चमक के साथ उभरता है, उसी को हम नव तारा कहते हैं। तो ये तो थी नव तारा परिकल्पना। अब इस नई नव तारा परिकल्पना के आधार पर अब जरा देखिए मिस्टर होयल ने किस तरह से ये बताने का प्रयास किया है कि इसी नव तारा के कारण ही सौर मंडल का निर्माण हुआ है। तो आइए जरा अब होयल साहब के कुछ विचारों को हम जान लेते हैं। यहां पर होयल साहब ने कहा है कि अभिनव तारा युग्म तारों में से एक था। युग्म तारा मतलब क्या होता है कि कई सारे तारे हैं, उन तारों में से एक तारा था अभिनव तारा, ठीक है। और इस अभिनव तारे का और उसका एक अन्य तारा सूर्य भी था। अभिनव तारे की ही तरह एक अन्य तारा सूर्य भी था, लेकिन सूर्य तो छोटा था। अब सूर्य से अभिनव तारे की अगर दूरी की बात की है तो होयल साहब ने बताया है कि जो आज वर्तमान में सूर्य से बृहस्पति ग्रह की जो दूरी है, लगभग इतनी दूरी अभिनव तारे की और सूर्य की रही होगी। अभिनव तारे में विस्फोट हुआ, अभिनव तारे में विस्फोट हुआ, हालांकि इसकी कोई ये विस्फोट ज्ञात नहीं है कि विस्फोट कब हुआ। उन्होंने विश्वास जताया इस बात पर कि ऐसा ही हुआ होगा। उन्होंने कहा कि अभिनव तारे में विस्फोट हुआ, जिसके कारण भारी मात्रा में पदार्थ बाहर की ओर फेंकता चला गया, भारी पदार्थ बाहर की ओर फेंकता चला गया। और फिर आगे होता यह है कि होयल साहब ने कहा है कि विस्फोट के प्रकोप का जो वितरण था, मतलब उसने अभिनव तारे का जो भारी पदार्थ बाहर की ओर फेंका, वो समान मात्रा में नहीं फेंका, असमान मात्रा में फेंका, कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा, थोड़ा कहीं तो ही ज्यादा, ठीक है। और यही कारण उन्होंने आगे चल के स्पष्ट करवाया कि इसी कारण से शुक्र ग्रह जो कि सूर्य के बिल्कुल नजदीक है वो थोड़ा छोटा है, उसके बाद में कुछ बड़े हैं, बृहस्पति ग्रह चौथा नंबर का होने के बाद भी काफी बड़ा है। तो ये सारी बातें उन्होंने इसी प्रकार से कहने का प्रयास किया है कि नव तारा में जो विस्फोट होने के कारण, उसकी परिभ्रमण गति बढ़ने के कारण जो पदार्थ बाहर की ओर फेंका है, उनमें समानता इसीलिए नहीं है क्योंकि जो पदार्थ बाहर की ओर फेंका गया है वो असमान रूप से फेंका गया। अतः बाहर फेंका गया पदार्थ एक दिशा में अधिक तो एक दिशा में कम रहा होगा। अभिनव तारे में जो पदार्थ फेंका गया वह अपने साथी तारे सूर्य की ओर फेंका गया था। क्या कहा उन्होंने, लेकिन देखिए यहां पर एक सिद्धांत उन्होंने जोड़ दिया, एक नई बात जोड़ दी कि अभिनव तारे ने जो पदार्थ फेंका, वो पदार्थ अधिकतम पदार्थ जो था ना वो सूर्य की ओर फेंका था, जिसे सूर्य ने क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया, सूर्य ने आकर्षित कर लिया।
सूर्य के द्वारा आकर्षित ये पदार्थ बाद में संगठित होकर ग्रह बन गए। समझिएगा, तो इन्होंने पूरी परिभाषा ही पलट दी सौरमंडल की उत्पत्ति की। क्या कह दिया ऑयल साहब ने कि सौरमंडल की उत्पत्ति सूर्य के में विस्फोट होने से नहीं हुई, बल्कि अभिनव तारे के विस्फोट के कारण हुई है। अभिनव तारे में जब विस्फोट हुआ तो वो पदार्थ सूर्य की ओर आकर्षित हो गया, सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। क्यों घूमने लगा, ये भी उन्होंने जो है लिटिल एटन साहब ने इसको स्पष्ट किया है। उनके विचार जरा जानते। तो यहां तक होयल साहब के विचार क्लियर हो चुके हैं। अब इस सिद्धांत को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का कार्य किया है लिटिल एटन ने। जो कमियां होयल ने छोड़ दी थी, जो बातें बोलना उन्होंने छोड़ दिया था, वो लिटिल एटन ने स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसी सिद्धांत के आगे उन्होंने क्या कहा, सुनिए। थोड़े से विचार इनके थोड़े से अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन बिल्कुल लगभग यही है। लिटिल एटन ने कहा कि विस्फोट के बाद में, जब अभिनव तारा का विस्फोट हुआ, तो विस्फोट के बाद में तारा जो है सभी दिशाओं में पदार्थ फेंकता चला गया। सभी दिशाओं में, एक दिशा सूर्य की ओर नहीं, बल्कि सभी दिशाओं में उसमें पदार्थ फेंका। अभिनव तारा के द्वारा जितना पदार्थ फेंका गया था, उस पदार्थ का सिर्फ 1% हिस्सा ही सूर्य अपनी ओर आकर्षित कर पाया। 1% हिस्सा। और वो 1% जो हिस्सा था, वो जो 1% हिस्सा था, वो 1% हिस्सा ही आज वर्तमान के जितने हमारे ग्रह हैं उनका 50% से भी ज्यादा था। मतलब समझिएगा, अभिनव तारे ने इतना पदार्थ अंदर से फेंका भारी मात्रा में, जो वर्तमान के जो हमारा सौर मंडल है उसमें जितने ग्रह हैं उन सब के 50% से ज्यादा था। 1% भाग मात्र उसका। तो सूर्य बाहर फेंके गए पदार्थ के 1% भाग को ही आकर्षित कर पाया। 1% भाग को, मतलब हमारा सौरमंडल जो बना हुआ है ना, वो अभिनव तारे के 1% भाग का ही बना हुआ है। 1% भाग का, लिटिल एटन साहब के अनुसार, है ना। तो यह पदार्थ अत्यंत उष्ण और वायव्य अवस्था में होगा। क्या कहा उन्होंने कि जो पदार्थ बाहर फेंका गया था ना, ये उष्ण या वायव्य मतलब गैसीय अवस्था में होगा, जो ये सूर्य के आकर्षण से उसके चारों ओर एक तस्तरी नुमा, एक प्लेट की तरह चारों तरफ उसके फैल गया। और ये धीरे धीरे ये पदार्थ संगठित होकर के तस्तरी कुछ पदार्थ ग्रहों में बदल गए। यही पदार्थ तस्तरी जो है, पतली पतली तस्तरी के रूप में जो पदार्थ था, वो अब ग्रहों में बदल गए। इस प्रकार बने ग्रह कुछ और पदार्थ ग्रहण करके काफी बड़े हो जाते हैं। बड़े हो जाने पर इनका परिभ्रमण वेग बढ़ जाता है और कालांतर में टूटकर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। क्या कहा, बात समझ स्पष्ट हुई ना। तो जो भाग सूर्य की ओर आकर्षित हुआ, कोई छोटा था कोई बड़ा था, और वो भी परिभ्रमण कर रहे थे। परिभ्रमण वेग उनका बढ़ जाता है, बढ़ने से वो भी, उनमें भी हिस्से टूट जाते हैं, वो टुकड़े हो जाते हैं। तो कोई 2 भागों में बढ़ जाता है, और जब ये टूटकर 2 भागों में बढ़ता है तो उस समय आकर्षण के कारण उनके बीच में छोटे ग्रहों की श्रृंखला बन जाती है, जो उपग्रह बन जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, उपग्रह बन जाते हैं। ठीक है, तो मध्य भाग में बड़े पिंड होते हैं जो स्वतंत्र ग्रहों के रूप में रूप धारण कर लेते हैं। तो यहां पर नई बात कुछ नहीं है। होयल साहब ने जो कहा उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम लिटिल एटन साहब ने किया, इसीलिए दोनों को एक साथ सिद्धांत को हम नवतारा परिकल्पना के रूप में पढ़ते हैं। क्लियर। तो लिटिल एटन के अनुसार वर्तमान सौरमंडल में के बृहस्पति और शनि ग्रह किसी बड़ी ग्रह के 2 विभाजित भाग हैं, और बुध शुक्र पृथ्वी मंगल जो थे ये छोटे छोटे पिंड हैं, छोटे छोटे पिंड हैं। क्लियर हो पाया। तो ये नवतारा परिकल्पना से संबंधित छोटा सा कंटेंट, बस इतना ही होगा आज के लिए। क्लियर है, बस इतना कंटेंट पर्याप्त है, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये जो है ना पर्याप्त है, इतना कंटेंट पर्याप्त है। कभी कभार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो इसकी कुछ चंद लाइनें जो है इसके गुण दोषों में भी जरा देख लेते हैं। भाई इस चाहे परिकल्पना कैसी भी हो, मान्य हो या ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो परिकल्पना दी गई, जो सिद्धांत दिया गया है, इसका क्या लाभ हो सकता है, इसकी खासियत, अच्छी बातें क्या है। इसकी अच्छी बातों की अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों के भारी एवं हल्के तत्वों के द्वारा बने होने का कारण स्पष्ट हो जाता है। जो ग्रह का निर्माण हुआ है भारी और हल्के तत्वों से, वो कहां से आए हैं, ये बात स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि नव तारा से निकलने वाला पदार्थ दोनों प्रकार का होता है। और ये अभी हम जानते हैं कि ग्रहों में दोनों प्रकार का पदार्थ समाहित है, हल्का पदार्थ भी है और भारी पदार्थ भी है। और यहां पर होयल ने और लिटिल एटन ने स्पष्ट कर दिया है कि जब नव तारा प्रस्फुटित होता है, विखंडित होता है, तो उससे दोनों प्रकार के पदार्थ निकलते हैं।
दूसरा एक अच्छा फायदा या अच्छी बात यह हो सकती है कि ये ग्रहों के कोणीय संवेग की बात को स्पष्ट कर देता। कोणीय संवेग मतलब क्या, कि आज जितने ग्रह हैं वो सूर्य के एक स्पष्ट कोण में चक्कर लगा रहे हैं, उसी से समान कोण में चक्कर लगा रहे हैं, उसी वेग से चक्कर लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2 दिन तीव्र गति से, फिर एक दिन आराम से घूमेगा, फिर और तेज हो जाएगा, ऐसा नहीं है, या कुछ दिन रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता। एक समान गति से, एक समान वेग से, एक समान दिशा में चक्कर लगा रहे हैं, तो इसको हम जो है कोणीय संवेग बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी इस सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट हो गया है। नव तारे की तीव्रता जो है परिभ्रमण गति के कारण ही ग्रहों में कोणीय संवेग को स्पष्ट करती है। बस समझ आई। लेकिन दोष भी होते हैं भाई, सिद्धांत दिया गया है, विचार थे उनके, ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने ब्रह्मांड में जाकर के ये सब कुछ पता किया कि कैसे कैसे क्या हुआ था, बल्कि ये भी उनके विचार थे। तो विचारों के अंतर्गत दोष में अगर बात करें तो ये सिद्धांत जो है सौर मंडल के सभी ग्रह और उपग्रहों की उत्पत्ति को भली भांति स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। इनके द्वारा ग्रह और उपग्रहों में गति का उत्पन्न होना भी सिद्ध नहीं होता है। ग्रहों व उपग्रहों का बनना वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य सिद्ध नहीं हुआ है। तो ये कुछ आप जो है दोष में भी कुछ तथ्य यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आज बस यहीं तक, और कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पृथ्वी की आयु निर्धारण की विधियों पर। आयु निर्धारण की जो भी विधियां होंगी उन पर हम कल वाले सेशन में चर्चा करेंगे, लेक्चर नंबर 8 के रूप में। जो भी नए छात्र हैं उनको कहना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले। यदि आप प्रॉपर तरीके से और डे बाय डे हमारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, नोट्स भी प्रॉपर तरीके से आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को या ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसके अलावा प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कीजिएगा, आपकी आवश्यकता के सभी सब्जेक्ट आपको हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा दिए गए हैं। मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।